हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका पार्ट 3 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये टोटली आईओ के पैटर्न पर तैयार किया गया है, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके, जीएस, कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं। जिस तरीके का आपका आगामी उत्तराखंड पुलिस का क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। देखिए, रेखांकित शब्द है आपका गंगा तट, और इसमें कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो देखिए, इनमें से तद्भव शब्द है आपका आंख। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आंख तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अक्षी। अक्षी इसका तत्सम रूप है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा ऐन्द्रजालिक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डैश क्रिया है। देखिए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है। देखिए, धूमकेतु, इसके अलावा वायु सखा और पावक, ये तीनों कृषाणु यानी कि अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, ये ध्यान रखेंगे। अग्नि यानी कि कृषाणु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, धूमकेतु है, वायुसखा है और पावक है, लेकिन अतुल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है अतुल। अगला क्वेश्चन देखें, सिर पे बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, पंक्ति में रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें है विभत्स रस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है। देखिए, प्रेम सागर जो है ये 19वीं सदी में, प्रेम सागर 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी गद्य के उन्नायकों में से एक लल्लू लाल जी की रचना है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी की ये रचना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए, हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ है अनिल अनल। अनिल अनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखें, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपा आपाद मस्तक। आपाद मस्तक है एक शब्द। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। देखिए, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय। ऑप्शन
ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो माननीय महोदय संबोधन किया जाता है और यह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखावट में प्रत्यय है। देखिए, लिख धातु में लिख धातु व आवट प्रत्यय है, ये ध्यान रखेंगे। लिख धातु की अगर हम बात करें, लिख धातु की, तो लिख धातु में लिख धातु व आवट प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवट प्रत्यय है इसमें। और यह कृत प्रत्यय का उदाहरण है। यह किस प्रत्यय का उदाहरण है, ये भी पूछा जा सकता है। तो किस प्रत्यय का? कृत प्रत्यय का ये उदाहरण है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो कि धातुओं में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृत प्रत्यय से बने जो शब्द हैं वो कृदंत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये सब स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्वर के प्रकार हैं। देखिए, ह्रस्व की अगर हम बात करें तो ह्रस्व बोलने में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो आपके ये स्वर कौन से हो जाएंगे? ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। और दीर्घ की अगर हम बात करें तो दीर्घ बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। ह्रस्व से दोगुना समय लगता है दीर्घ बोलने में, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये सभी स्वर हो गए आपके दीर्घ स्वर। और प्लुत की अगर हम बात करें तो प्लुत बोलते समय ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? देखिए, आपके सामने 4 विकल्प आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है प्रति का बहुवचन कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, प्रति का बहुवचन हो जाएगा आपका प्रतियां। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इसे प्रति शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। इसे प्रति शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, यानी कि प्रति धन आ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतियां। प्रति धन आ हो जाएगा प्रतियां। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, वाक्य में वचन, जो वाक्य है ये वचन की दृष्टि से अशुद्ध है। किस दृष्टि से अशुद्ध है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो वचन, वाक्य वह अनेकों मामलों में गवाह था, यह वाक्य वचन की दृष्टि से अशुद्ध है। अनेक जो शब्द है सदैव अनेक रूप में ही प्रयुक्त होता है, अनेकों में नहीं होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो वचन की दृष्टि से ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखें। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? देखिए, वाह वाह है आपका रेखांकित शब्द, और इसमें बताना है कौन सा अव्यय है। तो इसका राइट आंसर है हर्ष बोधक अव्यय। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। देखिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? वाक्य में विद्यार्थी जो है ये विशेष्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण वारिस नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? देखिए, नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण वारिस नयन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें है सोरठा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, नील सरोरूह श्याम तरुण वारिस नयन पंक्ति में सोरठा छंद है, सोरठा छंद है, और यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा छंद जो होता है यह दोहे का उल्टा होता है, और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 11 तथा
द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? इसमें है आपका अपादान कारक का चिन्ह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के लिए जिस रूप से अलग होने या तुलना होने का भाव हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अपादान कारक कहा जाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। तो यहाँ पर से दिया है, वृक्ष यानी कि पेड़ से पत्ता जो हो रहा है वो अलग हो रहा है, तो यहाँ पर से जो है ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए, आधुनिक काल की अगर हम बात करें, यहाँ पे आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की है, ये ध्यान रखेंगे। आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? इसका नाम है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक इसका नाम है, तो ये बनारसी दास जैन की है, ये ध्यान रखेंगे। जबकि यहाँ पे आपसे पूछा है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, तो देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली जो आत्मकथा है वो क्या है? वो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो दोनों अलग अलग पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक, जिसकी रचना किसने की थी? बनारसी दास जैन ने की थी। जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है आपका ऐतिहासिक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक, ये ध्यान रखेंगे। शुद्ध शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, वन कानूनों से संबंधित है। देखिए, वन कानूनों से इसमें से कौन सा जो कांड है वो संबंधित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड जो है ये वन कानूनों से संबंधित है। तिलाड़ी कांड वन कानून से संबंधित है। और 30 मई 1930 को यमुना के किनारे स्थित तिलाड़ी के मैदान में वन कानूनों को सुनिश्चित करने हेतु सैकड़ों ग्रामीण पंचायत कर रहे थे। और इसी दिन टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल के नेतृत्व में सेना ने ग्रामीणों को घेरकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण शहीद हो गए थे। और तिलाड़ी कांड को रवाई, ढांढक और गढ़वाल में जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। तिलाड़ी कांड को किस नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। देखिए, उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो श्रीयंत्र टापू कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर गढ़वाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य का इस स्थान से विशेष जुड़ाव रहा है। और श्रीनगर ही वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य को देवी की शक्ति का ज्ञान हुआ था। और उन्होंने ही विशाल पत्थर पर खींचे गए श्रीयंत्र को उठाकर अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। और 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर कांड में यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत जो हैं ये शहीद हो गए थे, ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत
कहाँ पर शहीद हुए थे, किस कांड में शहीद हुए थे? तो ये कौन सा कांड था? ये श्रीयंत्र टापू कांड था, जो कि श्रीनगर में हुआ था। कब हुआ था? 10 नवंबर 1995 को। तो सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? देखिए, उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी हैं, सॉरी हैं बताना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी है? देखिए, इनमें से स्वतंत्रता सेनानी है उत्तराखंड राज्य के कालू मेहरा, जैनन भारती, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सभी हैं तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कालू मेहरा, जैनन भारती एवं पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक रहे। जो आपके गोविंद वल्लभ पंत हैं, तो पंत जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी के साथ अनेकों आंदोलन में शामिल हुए। कालू मेहरा 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो ध्यान रखें, आपसे पूछा जाए कि क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था, तो किसने बनाया था ये भी ध्यान रखें, कालू मेहरा ने ये बनाया था। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है और ये चंपावत के निवासी भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत युग्म का चयन करना है। देखिए, टिहरी डैम भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर, किसाऊ डैम टोंस नदी पर, कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर, लखवाड़ डैम यमुना नदी पर। तो इसका राइट जो आंसर है, इसमें आपको इनकरेक्ट युग्म बताना है, कौन सा है इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है कोटेश्वर डैम सरयू नदी, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, कोटेश्वर डैम की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर बना है, ये ध्यान रखेंगे। सरयू नदी पर नहीं बना है, ये भागीरथी नदी पर निर्मित है कोटेश्वर डैम। और इसके अतिरिक्त टिहरी डैम जो है ये भागीरथी व भिलंगना नदी पर है। किसाऊ जो डैम है ये आपका टोंस नदी पर है और आपका लखवाड़ जो डैम है ये यमुना नदी पर है। तो ये ध्यान रखेंगे, बाकी आपका करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको असत्य युग्म चयन करना है। एक तरफ आपके व्यक्ति दिए हैं, दूसरे साइड आपके दिए हैं पुरस्कार। तो कौन से व्यक्ति किस पुरस्कार से संबंधित है ये आपको बताना है, कौन से संबंधित नहीं है वो बताना है, इनकरेक्ट बताना है यानी कि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, दीप जोशी रैमन मैक्स से, ये बिल्कुल करेक्ट है। सुंदरलाल बहुगुणा को रैमन मैक्स से संबंधित नहीं है ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सी और डी ये भी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट ही बताना था, सत्य आपको यहाँ पे बताना था। देखिए, दीप जोशी को वर्ष 2009 में, जी, दीप जोशी को वर्ष 2009 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत को वर्ष 1957 में 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हंसा मनराल की अगर हम बात करें, हंसा मनराल को वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया गया है, तो आपका सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, बद्रीदत्त पांडे का संबंध डैश से है। देखिए, बद्रीदत्त पांडे जो है इनका संबंध है अल्मोड़ा अखबार से, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बद्रीदत्त पांडे का संबंध अल्मोड़ा अखबार से है और वर्ष 1913 ईस्वी में वे अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। और शिक्षा के विकास के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सही युग्म का आपको यहाँ पे चयन करना है। एक तरफ आपके ग्लेशियर दिए हैं और दूसरी तरफ आपके स्थान दिए हैं, तो सही जो युग्म है वो कौन सा है ये बताना है। सही युग्म है इनमें से, देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर,
ये कहाँ पर स्थित है आपका? जल्दी से आप सभी लोग भी आंसर बताएं। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही है। मेलम आपका पिथौरागढ़ में है, संतोपत है चमोली में। तो उपयुक्त तो सभी युग्म आपके सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, संतोपत आपका चमोली में है, मेलम पिथौरागढ़, गंगोत्री है आपके उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन देखें। गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ आपके प्रयाग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दिए हैं नदियों का संगम, तो आपको गलत चयन करना है गलत युग्म का। तो देखिए विष्णु प्रयाग की अगर हम बात करें तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां नहीं मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये आपका इनकरेक्ट तो पहला ही हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें रुद्रप्रयाग की तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियां यहाँ पे मिलती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, जबकि देवप्रयाग में आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा नदियों का संगम होता है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। विष्णु प्रयाग आपके कहाँ पर? चमोली जिले में स्थित है और अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है, देखिए चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 और कहीं पे 74 भी दिया हुआ है, तो 1973-74 हम मान लेते हैं। तो वर्ष 1973-74 में उत्तराखंड के चमोली जिले में, कहाँ पर? चमोली, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में यह आंदोलन वनों की कटाई के विरोध में वन संरक्षण हेतु किया गया था और इस आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले से लगाया गया और वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बना लिया गया और इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी आदि ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरयू की बात करें तो इसकी सहायक नदी है पनार, ये ध्यान रखेंगे, तो इसका ये राइट आंसर है। काली जो नदी है इसकी सहायक नदी है गौरी गंगा। विष्णु गंगा जो है इसकी भागीरथी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है जाद गंगा। तो जो विष्णु गंगा है ये धौली, ये आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? देखिए उत्तराखंड में भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण जलवायु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड की भाबर पेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण करती है और इसे भाबर के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू युक्त होती है। और उपोष्ण जलवायु से क्या अभिप्राय है ये भी जान लीजिए। देखिए उपोष्ण जलवायु से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने कम रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में लघु हिमालयी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश तथा मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी ये महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिस सेट है आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, एंड तक जरूर फॉलो कीजिए। साथ ही साथ इस सेशन को जिन लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? देखिए उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अट्टा बट्टा क्या है? विवाह प्रथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? देखिए उत्तराखंड का कौन सा ऐसा मेला है जिसमें मछली मारने की परंपरा है? तो ये है आपका मौड़ मेला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के जौनपुर में ऐतिहासिक सांस्कृतिक मौड़ मेले का आयोजन किया जाता है और मानसून के शुरुआत में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जून के अंतिम सप्ताह में सामूहिक रूप से मछली मारने की परंपरा है। मछली पकड़ने के लिए अलगाड़ नदी में टिमरू की छाल से तैयार पाउडर, जिसे मौड़ के रूप में जाना जाता है, का प्रयोग किया जाता है और इससे मछलियां कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, चौफला क्या है? देखिए आपको बताना है चौफला क्या है। कई बार मैंने बताया है, जो लोग हमारी क्लासेस फॉलो करते हैं उनको आंसर आ जाएगा। चौफला जो है ये क्या है? ये एक नृत्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चौफला उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुषों द्वारा एक साथ या अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। लोक मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और पुरुष नर्तक को इसमें क्या कहा जाता है? पुरुष नर्तक को इसमें चौफुला कहा जाता है, जबकि स्त्री नर्तकी जो होती है इनको क्या कहा जाता है? चौफुलों। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो किस जिले की है? इसका राइट आंसर है उधम सिंह नगर जिले। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? 78.82% है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है? वो है आपका देहरादून जिला। और देहरादून के साक्षरता दर है 84.25%, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है आपका उधम सिंह नगर जिला और यहाँ की कुल साक्षरता दर है 73.10%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना है? इसका राइट आंसर है 963। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 963 प्रति हजार व्यक्ति है और वर्ष 2001 के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया जाता है बाई चांस तो कितनी थी? 962 थी। 2011 के अनुसार थी आपकी 963 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2001 के अनुसार पूछ लिया जाए तो 962, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? देखिए पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार है कोट द्वार। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है और यहाँ पौड़ी गढ़वाल जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर? कोट द्वार में। और कोट द्वार जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? खोह नदी के तट पर ये बसा हुआ है। अगला देखिएगा, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए गढ़वाल रेजिमेंट के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है लेंस डाउन में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड के लेंस डाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है और यह रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है और इस रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। देखिए कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था बसंत
देव, वसंत देव। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वसंतन लिख दिया, देखिए आप करेक्ट कर लीजिएगा, बसंत देव। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस वंश का संस्थापक बसंत देव या फिर बसंतन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, बसंतन भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बसंतन दिया है तो करेक्ट आंसर बसंतन हो जाएगा। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है तो इसका राइट आंसर है, इतिहासकार के रूप में ये जाने जाते हैं, शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड के एक महान इतिहासकार थे और इनका जन्म 12 नवंबर 1912 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। देखिए वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित किया गया था बाल सभा और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सत्य प्रसाद रतूड़ी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बाल सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में, सत्य प्रसाद रतूड़ी ने इसकी स्थापना की थी। और इस सभा का उद्देश्य क्या था? देखिए इस सभा का उद्देश्य छात्र छात्राओं में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना था। अगला देखिए, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। देखिए जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आपका मसूरी में स्थित है। देखिए मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेक्षक तथा भौगोलिक ज्ञानी थे और ये 1830 से लेकर 1843 ईस्वी तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम भी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? देखिए मुंडिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मुड़िया नहीं है, मुंडिया है ये। मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजपुर। बाजपुर का पुराना नाम है मुंडिया। मुंडिया इसका पुराना नाम है। बाजपुर शहर का पुराना नाम है मुंडिया। बाजपुर शहर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिले में स्थित है आपका बाजपुर शहर। और बाजपुर नगर की स्थापना राजा बाज बहादुर चंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड जिसका वर्तमान में नाम क्या है? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। देखिए उत्तराखंड राज्य का प्रथम जो बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरांचल या उत्तराखंड में वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्ष 2002 के लिए राज्य का प्रथम बजट पेश किया था और उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी राज्यों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया था और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो कब इसका नाम बदला गया ये भी आयोग के द्वारा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 2007 से 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है इनमें से? इसका राइट आंसर है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है और बाकी जो आपके भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो बाकी जो अधिकार हैं ये आपके अनुच्छेद 19 में आपका भाषण यानी कि वाक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 में और विधि के समक्ष क्षमता का जो अधिकार है ये आपके अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के रूप में भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है और आपके जो
अन्य 3 आपके अधिकार दिए गए हैं, तो इन अधिकारों को अनुच्छेद 19 में भाषण वाक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में आ जाएगा आपका भाषण वाक स्वतंत्रता। और देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, ऊपर नीचे बता दिया मैंने। सबसे पहले आपका भाषण स्वतंत्रता का अधिकार 19 अनुच्छेद 19 में आ जाएगा। विधि क्षमता का अधिकार आ जाएगा अनुच्छेद 14 में, जबकि आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले 19 अनुच्छेद 19, फिर अनुच्छेद 14 और फिर अनुच्छेद 32। तो ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 में भाषण वाक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 32 में उपचार के रूप में भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? देखिए अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहले जो कारखाना है वो कहाँ पर, सूरत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ये ध्यान रखेंगे, विलियम जो था ये हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कब? 1608 ईस्वी में। और 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था। कब किया था ये भी पता रहना चाहिए। तो 1613 ईस्वी में सूरत में पहला कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था। अगला देखिए, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? देखिए खैबर दर्रे की अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये देश जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? देखिए रुपये का सिक्का सबसे पहले चलाया था शेरशाह ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। शेरशाह ने अपने शासनकाल में कब से कब तक, 1540 से लेकर 1545 तक इसका शासनकाल रहा था। तो अपने शासनकाल में सबसे पहले शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था शेरशाह ने। और इस सिक्के का वजन कितना था? 178 ग्रेन, 178 ग्रेन, यानी कि लगभग 11.534 ग्राम इसका वेट था ग्राम में। और ग्रेन की बात करें तो 178 ग्रेन। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न देशों में किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? देखिए अफगानिस्तान से सीमा नहीं लगती है जॉर्जिया की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अफगानिस्तान की सीमा की अगर हम बात करें तो भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों से इसकी सीमा स्पर्श करती हैं, लेकिन जॉर्जिया से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा यानी कि मून क्या है? देखिए चंद्रमा जो है ये क्या है? एक उपग्रह है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। और यह पृथ्वी के चारों ओर उसी तरह परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट व 11 सेकंड में पूरा करता है। अगला देखिएगा, गुलदस्त तवारीख ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए गुलदस्त तवारीख ई को टिहरी गढ़वाल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मियां प्रेम सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, संतुलन स्तर स्थिति में, देखिए संतुलन स्तर स्थिति में इसका राइट आंसर है फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। संतुलन स्तर स्थिति में फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? देखिए गांधार कला की अगर हम बात करें ये किसके अधीन फली फूली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए कुषाण के शासनकाल में भारत में 2 नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ था, जिनको क्या कहा गया? जिनको गांधार एवं मथुरा शैली कहा जाता है। और ये दोनों शैलियाँ इस काल में भली भांति फूली थी। गांधार कला शैली को
इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है गांधार कला शैली को। और इसके अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण में बनाई गई हैं और इस शैली का केंद्र बिंदु गांधार होने के कारण इसे गांधार शैली कहा जाता है। और मथुरा की बात करें तो मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? देखिए, बलुई पत्थर जो है ये आपके क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और क्वार्ट्ज एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है जिसमें ताप दाब आदि के कारण परिवर्तन होता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके यूनिक है इस प्रैक्टिस सेट में, तो एंड तक जरूर फॉलो करते रहें आप सभी लोग। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए जल्दी से, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है मुझे भी इस सेशन को तैयार करने में, तो काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी टाइम भी लग रहा है इसको बनाने में। तो एंड तक आप सभी लोग फॉलो कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सरकारी रोजगार नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो इसका राइट जो आंसर है वो है अनुच्छेद 16, और अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह वर्णित है कि राज्य के किसी सरकारी रोजगार पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री समीर बनती है। देखिए, समुद्री समीर जो है ये बनती है आपके दिन के समय। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जलीय समीर या फिर समुद्री समीर भी इसको कहा जाता है। तो समुद्री समीर दिन के समय बनती है और दिन के समय स्थलीय भाग समुद्री भाग की अपेक्षा तीव्रता से गर्म होता है और इस कारण तटवर्ती भागों में अधिक तापमान व न्यून वायुदाब तथा समुद्री भाग में न्यून तापमान व उच्च वायुदाब बनता है। और इस स्थिति में दिन के समय समुद्री भाग की ओर से स्थलीय भागों की ओर हवा बहती है और इस हवा को ही समुद्री समीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? देखिए, वर्ष 1937 की बात करें तो किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल और पंजाब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बंगाल और पंजाब में वर्ष 1937 में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। वर्ष 1937 के चुनाव परिणामों में छह प्रांतों कौन कौन से थे? देखिए, मद्रास था, मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, बिहार था, मुंबई था और उड़ीसा। तो छह प्रांतों वर्ष 1936-37 के चुनावों के परिणामों में छह प्रांतों में कांग्रेस के बहुमत प्राप्त था, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, जबकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। तो दो राज्यों पंजाब एवं बंगाल में गैर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी जो 4 भाषाएं हैं जो सबसे बाद में जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है और 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त था और वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। और 21वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई थी और इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी जोड़ी गई थी तथा सबसे बाद
बयानबेवें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएं कौन कौन सी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप करेक्ट करके आए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे, तो सभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है आपका, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि है ये अपनाई गई थी यूएसए से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अनेक प्रक्रियाओं को विदेशी संविधानों से लिया गया है, जैसे कि यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली गई है। और यूके की बात करें तो यूके से संसदीय शासन प्रणाली विधि का शासन लिया गया है। यूएसएसआर से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर से। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसको भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो कहाँ से क्या लिया गया है ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिए, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। थोड़ा सा स्पीड में मैं क्लास चला रही हूँ ताकि जल्दी से ये क्लास कंप्लीट हो जाए, काफ़ी टाइम ना लगे, तो आप लोगों का टाइम भी बच जाए, तो इसलिए स्पीड में चला रही हैं। तो आप सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो कीजिए और नोट्स आप सभी लोग बनाते रहें। अगला देखिए, प्रवाल भित्ति समुद्री प्रतिरूप है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के। प्रवाल को क्या कहा जाता है, मूंगा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। मूंगा भी प्रवाल को कहा जाता है। और मूंगा सागरों या महासागरों में विशेष प्रकार की रचना करने वाले ऐसे जीव होते हैं जो अत्यंत कोमल तथा डोलोमाइट व चूने से निर्मित होते हैं। और प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की समुद्री प्रतिरूप होती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ज्योग्राफी का, इसको ध्यान रखें। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जबकि विश्व में मीठे पानी की अगर पूछा जाए आपसे तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है, ये ध्यान रखेंगे। और जिन झीलों में पानी बाहर से आकर गिरता है किंतु यह पानी बाहर की ओर नहीं जाता है, और उन झीलों को खारे पानी की झील कहते हैं। खारे पानी की झील कौन कौन सी होती है ये भी ध्यान रखेंगे। जिन झीलों में पानी बाहर से आकर गिरता है किंतु यह पानी बाहर की ओर नहीं जाता है, तो उन झीलों में खारे पानी, उन झीलों को खारे पानी का झील कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। देखिए, भारत का प्रथम वायसराय था इनमें से लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और वर्ष 1858 की घोषणा के बाद गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाने लगे थे। अगला देखिए, महावीर स्वामी किस राज परिवार में पैदा हुए थे। महावीर स्वामी जो हैं ये पैदा हुए थे क्षत्रिय राज परिवार में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईस्वी पूर्व यानी कि स्रोतों में 540 ईस्वी पूर्व कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी कहा जाता है। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम यानी कि वैशाली के निकट इनका जन्म हुआ था। और जातरक क्षत्रिय राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहे तो मैनेज कर लीजिएगा आप सभी लोग, पीडीएफ थोड़ा सा यहाँ पे गलत तरीके से बन गई है। अगला देखिए, किस नदी पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और यह स्थिति अपसौर कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे, यह स्थिति अपसौर कहलाती है। जबकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। अगला देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति
बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचायती राज वाले क्वेश्चन तो आप रट ही लीजिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पंचायती राज से 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की जो संरचना है वो इसका स्तर क्या होना चाहिए, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है और उन्होंने त्रिस्तरीय संरचना में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जबकि जिला स्तर पर जिला पंचायत की सिफारिश की थी। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी तथा सरकार ने मेहता समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1958 को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए वर्ष 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर है नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र शाह टिहरी रियासत के 5वें शासक थे और इन्होंने टिहरी रियासत पर वर्ष 1913 से लेकर 1946 तक शासन किया था और ये 15 वर्ष की आयु में राजा बने थे। और वर्ष 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा एवं आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है। देखिए वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की जो भूकंप वेधशाला है ये कहाँ पर स्थापित की गई है, इसका राइट आंसर है झाकरा, देहरादून में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान भूकंप वेधशाला झाझरा, देहरादून में स्थित है। इसे वर्ष 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की रचना किसने की थी, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है, सभी को पता है, और इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और हमारा राष्ट्र गान कौन सा है, जनगण मन है, जबकि इसकी रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिए, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। देखिए बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किस में किया है, तुजुक ए बाबरी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा में किस भाषा में किया है, तुर्की भाषा में किया है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती हैं। देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये किस महादेश से, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। किस महाद्वीप हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिए, किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत यानी भूमध्य रेखा, कर्क व्रत यानी कि कर्क रेखा और मकर व्रत यानी कि मकर रेखा गुजरते हैं। ये ध्यान रखेंगे, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा गुजरते हैं। और यह यूरोप के दक्षिण तथा एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और साथ ही यह सागरों तथा भूमध्य सागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्टर पैमाने से मापते हैं। देखिए रिक्टर जो पैमाना होता है इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह पैमाना चार्ल्स रिक्टर एक अमेरिकी भूकंप वेता के नाम पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, किसका, इसका कारण क्या है। देखिए इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा आंसर। अगला देखेंगे, मध्य
युगीन भारत में किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण करने का श्रेय मिला है? तो देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला है किसको? इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, देश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश में पंचायती राज की स्थापना की गई थी 1959 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया था। अगला देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान जरूर रखें। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वर्ष 2005 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार से तात्पर्य यह है कि देश का कोई भी नागरिक सरकार के कामकाज संबंधी कार्यों की सूचना पाने का अधिकार रखता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक पैगोडा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, ब्लैक पैगोडा की बात करें तो ये भारत के किस राज्य में? ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क यानी कि कोणार्क, ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क को कहा जाता है। कोणार्क ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ओडिशा राज्य के कोणार्क में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? गंग वंश के। ये ध्यान रखेंगे, गंग वंश से ये मंदिर संबंधित है, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, हरित सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, हरित सूचकांक अगर हम बात करें तो ये किस संस्था द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पे बिल्कुल ही साफ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। और देवकी नंदन खत्री की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो चंद्रकांता संतति, काजर की कोदरी, इसके अलावा नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, इनको भी ध्यान रखें। और इन्हें हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक कहा जाता है। हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक किसको कहा जाता है? देवकी नंदन खत्री को। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, यक्षगान जो है ये किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी है और यह संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा का एक समृद्ध कलात्मक चित्रण है। ये ध्यान रखेंगे, मिश्रण है। अगला देखिए, राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए, राज्यपाल जो होता है ये अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राज्यों के राज्यपाल अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में ही निहित होती है। अगला देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। तो इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो उत्तरदायी गैस थी ये कौन सी थी? ये थी आपकी मिसाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम का नाम दिया गया था। और इस त्रासदी
जो कारण था वो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? देखिए पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 14 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी सुमेलित है आपके। हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर, ध्रुव, मानव रहित टोही विमान, निशांत, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान, लक्ष्य, सभी आपके करेक्ट हैं। अगला देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो कौन सा ये अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला देखेंगे, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? देखिए वृंदावन गार्डन ये स्थित है आपके कहाँ पर? मैसूर में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन और यह गार्डन कावेरी नदी पर बने कृष्णा सागर बांध के साथ सटा हुआ है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कौन सी ये नृत्य कला है जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोलिया नृत्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है जिसे शादी या धार्मिक आयोजन में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है और यह नागराज सिंह और नरसिंह इसके अलावा पांडव लीलाओं पर आधारित है। नागराज, नरसिंह तथा पांडव लीलाओं पर यह नृत्य आधारित है। अगला देखिए, कौन सी ऐसी संस्था है जो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? देखिए शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने वाली जो संस्था है ये है सेबी। सेबी है, ये ध्यान रखेंगे। शेयर बाजार पर नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पास है इसका नियंत्रण। तो सेबी की अनुमति के बाद ही कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर अपना प्रारंभिक निर्गम जारी कर सकती है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई प्रमुख शेयर बाजार हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपके 29 अगस्त को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देश में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? देखिए भारतीय संसद का जो निम्न सदन है ये आपका लोकसभा कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में भारतीय संसद का लोकसभा जो है इसको भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है और अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी और यह संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इनको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? देखिए 5 नदियों की भूमि कहा जाता है किसको? पंजाब को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारतीय राज्य पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है और ये 5 नदियां कौन कौन सी है? एक तो है आपकी व्यास, सतलज, रावी, चिनाब और झेलम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऐसा अधिनियम है जो काला बिल के रूप में जाना जाता है? देखिए काला बिल के रूप में कौन सा अधिनियम जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। काला
बिल के नाम से जाना जाता है, रॉलेट अधिनियम। यहाँ पे बिल्कुल ही साफ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, आज नेक्स्ट टाइम बेटर करने की कोशिश करूँगी। अगला देखिए, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है इनमें से कौन सी? ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है और इस नहर का निर्माण 1842 ईस्वी में शुरू होकर 1856 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इस नहर की लंबाई 340 किलोमीटर है और यह नहर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी से शुरू होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? देखिए, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो राष्ट्र है ये कौन सा है? इसका राइट आंसर है चीन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। विश्व में चीन का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है और गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा, रूस का है तीसरा स्थान और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का है चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे प्राचीन स्मारक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता जो है ये सबसे प्राचीन स्मारक है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में 29 चट्टानों को काटकर महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था और ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है।